राधे राधे मित्रों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का आज ये लास्ट एपिसोड, राजपूत काल में सीमावर्ती राज्य। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पाल वंश को देखते हैं। ठीक है, तो आइए देरी नहीं करते हैं। पाल वंश, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है। पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई थी। कहाँ बनाई थी? मुंगेर। गोपाल जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी गोपाल किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को। तिब्बती गुरु तारानाथ के अनुसार गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से किसने किया था? गोपाल, जो पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल के बाद इनका पुत्र धर्मपाल बंगाल का शासक बनता है। ठीक है, यानी पाल वंश का शासक कौन बनता है इसके बाद? धर्मपाल। वहीं कन्नौज में शासन के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि कन्नौज में शासन करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि कन्नौज में शासन करने के लिए किन किन के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। और इस पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऊपर वाला भी। धर्मपाल ने महान विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे माने जाते हैं? पाल वंश के राजा धर्मपाल को। और सोमपुर बौद्ध विहार का स्थापना भी इसी ने किया था। गुजराती कवि है सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा था। किसने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा था? तो याद रखिएगा, कवि सोडल ने। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना। धर्मपाल के बाद कौन शासक बनता है? देवपाल। इसके समय जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने अपना दूत मंडल यहाँ भेजा था भारत में। तो आपसे यहाँ पे सवाल किस तरीके से बन सकता है कि जब देवपाल शासन कर रहा था बंगाल में, उस समय पे जावा के किस शासक ने अपना दूत मंडल यहाँ भेजा था? तो शैलेंद्र वंशीय शासक बलपुत्र देव ने। पाल वंश के दरबार में जिमूत वाहन नामक विद्वान रहता था, जिन्होंने दाई भाग नामक, कौन सा? दाई भाग नामक एक कानूनी ग्रंथ है, यानी किताब है, इसकी रचना की थी दाई भाग ने। इम्पोर्टेंट है, इसके रचनाकार कौन है पूछा जाता है तो जिमूत वाहन। अब हम कश्मीर के राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से एक सवाल या दो सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले कश्मीर के बारे में या कश्मीर का इतिहास जिसने लिखा है वो लिखा है कलहन ने। और इनके द्वारा रचित किताब है राज तरंगिणी। इस राज तरंगिणी किताब में ही कश्मीर में 3 वंशों का शासन चला, या 3 वंशों ने शासन किया था, इसके बारे में विवरण दिया गया है इस राज तरंगिणी में। कश्मीर में राज करने वाला पहला जो वंश था वो था कारकेट वंश।
अगर इसका स्थापना वर्ष देखें तो 627 ईसा में, वो भी दुर्लभ वर्धन ने किया था। पूछता नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। कारकेट वंश का सबसे प्रतापी शासक, महान शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था, जिसने मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। यानी मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किया था। अब ये ललितादित्य मुक्तापीड़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने उत्तराखंड यानी गढ़वाल में भी क्या किया था? आक्रमण किया था। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक है। कारकेट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ, और इस उत्पल वंश का जो संस्थापक था वो था अवंती वर्मन, और इसके दरबार में रत्नाकर नामक कवि रहता था। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं अवंती वर्मन कौन था करके। सुय नामक इंजीनियर ने कश्मीर में नहरों का निर्माण किया था। किसने? सुय नामक जो इंजीनियर था उस समय पे, इसने कश्मीर में नहरों का निर्माण किया था। ये कभी जीके वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल भी सकता है। ठीक है। उत्पल वंश के शासक जो एक राजा हुए क्षेमगुप्त। क्षेमगुप्त की पत्नी रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका बनी थी। ये मैं यूपी वाले में प्रश्न में देख रहा था। दिद्दा कश्मीर की शासक थी। वो किस वंश का था? उत्पल वंश का। इसके बाद कश्मीर में तीसरा वंश, क्योंकि 3 वंशों ने शासन किया ना, लोहार वंश था अंतिम वंश। इसके संस्थापक थे संग्राम राज था। लोहार वंश के शासक हर्ष स्वयं एक विद्वान थे। यानी इस वंश का जो शासक हुआ एक, उसका नाम है हर्ष, जो महान विद्वान भी थे। इसके दरबार में कलहन रहते थे। कलहन कौन? जिसने कश्मीर का इतिहास लिखा है, यानी राज तरंगनी पुस्तक लिखा है जिसने। हर्ष को राज तरंगनी पुस्तक में कश्मीर का नीरो कहा है, हीरो नहीं, याद रखना नीरो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कश्मीर का नीरो किसे कहा गया है? तो हर्ष को कहा गया है। लोहार वंश का अंतिम राजा जय सिंह था, और इनका शासनकाल 1128 से 1155 के बीच पड़ता है। इस समय राज तरंगिणी की रचना हुई थी। तो यहाँ से सवाल पूछ सकता है, देखना। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। यहाँ पे आप लगा दीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट वंश के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल का सेन वंश। अगर हम सेन वंश की बात करें, इसका जो संस्थापक था वो था सामंत सेन, और इन्होंने अपना जो राजधानी बनाया वो नदिया में बनाया, बंगाल में। सेन वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक था वो था विजय सेन, और इनका वर्णन मिलता है प्रशस्ति लेख देवपाड़ा प्रशस्ति लेख में। प्रशस्ति में जो राजा के बारे में लिखा गया, राजा का उल्लेख यानी प्रशंसा किया गया है। तो विजय सेन के बारे में कौन सा प्रशस्ति लेख जानकारी देता है? देवपाड़ा। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, इसी देवपाड़ा में, याद रखिएगा। इसके बाद विजय सेन के बाद बल्लाभ सेन बंगाल का शासक बना, जिसने बंगाल में कुलीन व जाति प्रथा को एकत्रित किया। ऐसा कुछ खास नहीं है। बल्लाभ सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना की, और अद्भुत सागर ग्रंथ उसका अपूर्ण ग्रंथ रहा बाद में, क्योंकि जब ये लिख रहे थे उस समय पे इनकी मृत्यु हो चुकी थी, अद्भुत सागर के समय पे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो बल्लाभ सेन थे, उन्होंने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद बल्लाभ सेन के बाद जो राजा बनता है सेन वंश का, वो बनता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि लक्ष्मण सेन के दरबार में आप लोगों का गीत गोविंद, महान लेखक गीत गोविंद जी रहते थे। और सॉरी, गीत गोविंद नहीं, जयदेव रहते थे, क्योंकि इस जयदेव ने क्या लिखा है, गीत गोविंद लिखा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गीत गोविंद के लेखक कौन, जयदेव। और ये जयदेव किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, पवनदूत के लेखक धोई भी यहीं रहते थे। जो पवनदूत है आप लोगों का किताब है पवनदूत, इसके लेखक धोई भी किसके दरबार में रहते थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो एक और आता है यहाँ पे, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश थे। यहाँ से ये किताब तो नहीं पूछा गया है ब्राह्मण सर्वस्व करके, लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश के बारे में सवाल बनाया था, हलायुध थे। याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन जो सेन वंश का राजा था, इन्होंने गढ़वाल शासक जयचंद, मैंने आप लोगों को गढ़वाल वंश पढ़ाया है, तो गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, इन्होंने इसे हराया था लक्ष्मण सेन ने। सेन साम्राज्य पर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था और सेन वंश को क्या किया था, नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया था। तो इसके बाद ये हमारा जो इसके बाद जो हमारा हमने भी चर्चा किया ना, राजपूत काल में सीमावर्ती राज्य, तो ये समाप्त होता है। अब हमारा जो टॉपिक यहीं पे आगे बढ़ाते हैं हम, दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम दक्षिण भारत में पढ़ते हैं संगम युग। एक संगम युग आप बाद में भी पढ़ेंगे मध्यकाल में। संगम तमिल भाषा में विद्वानों, कवियों का एक संघ होता था। संगम में से क्या कह सकते हैं, यानी संगम जहाँ पे मिलन हो। तो संगम तमिल भाषा में विद्वानों, कवियों का एक क्या हुआ करता था, संघ हुआ करता था। दक्षिण भारत में 3 संगमों का गठन किया गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत में कितने संगमों का गठन किया गया था, 3, जिसे पांड्य शासकों का संरक्षण प्राप्त था। यानी इसमें संगम युग में, यानी इस संगम को किस शासकों का संरक्षण प्राप्त था, यानी संरक्षण किसने दिया था, पांड्य शासकों ने दिया था। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रथम संगम का आयोजन हुआ था मदुरै में। कितने संगम हुए, 3 संगम हुए। और जो प्रथम संगम हुआ वो कहाँ हुआ, मदुरै में। और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य या अगतियार थे। यहाँ से सवाल एक तो आता है आप लोगों का, यहाँ इस वाले कॉलम में देगा प्रथम संगम, दूसरे कॉलम में देगा आप लोगों का कि आयोजन कहाँ हुआ। तो मदुरै में। हो सकता है कभी आयोजन स्थल न दे करके अध्यक्ष पूछ दे आप लोगों से, तो तीसरे कॉलम में अध्यक्ष आ जाएगा अगस्त्य। अच्छा, ऐसा ही हम द्वितीय संगम का आयोजन देखते हैं, कपाटपुरम में हुआ था। इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य थे और तोल्कापियर थे। और इसी में तोल्कापियम दूसरी संगम की रचना हुई, यानी तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर ने। याद रखिएगा, दूसरी संगम में इसकी रचना हुई तोल्कापियम की। अब तृतीय संगम का आयोजन होता मदुरै में, फिर से प्रथम मदुरै में और तीसरा भी मदुरै में, जिसके अध्यक्ष थे नक्कियर या नक्किरर, नक्किरर, ठीक है। पतुपात व एदुतोंगे ग्रंथों की रचना तृतीय संगम के दौरान हुई थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। संगम युग के पांचवें महाकाव्य शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवंतिवामणि आदि थे। ठीक है,
अब संगम कालीन 3 राज्य के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा अगले 15 मिनट तक। संगम कालीन सबसे पहले जो प्रथम राज्य चोल राज्य, केरल वाले रीजन में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, उरैयूर थी। तो पहला हम चोल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चोल डायनेस्टी, केरल, राजधानी उरैयूर थी और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था व्याघ्र यानी बाघ। यहां से आपसे एक तो पूछता है चोल वंश की राजधानी। संगम काल के राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का ही उदय हुआ था, केरल और तमिलनाडु वाले रीजन में, जिसमें सबसे प्रतापी शासक था करिकल। तो करिकल किस वंश का शासक हुआ? चोल वंश का, जिसने कावेरीपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई बाद में। अब पांड्य वंश, अभी एक वो पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा शॉर्ट में। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। इनका प्रतीक चिन्ह था मछली। इनके प्रथम शासक थे नेडियोन। अच्छा, पांड्य वंश था तमिलनाडु में। इसके बाद चेर, चोल हो गया, चेर हो गया और कौन हो गया? पांड्य। ये 3 राजवंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चेर वंश की राजधानी वांजी व तोंडी थी। इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतीक चिन्ह धनु, ये इंपॉर्टेंट है। चेर मतलब पक्षी को कैसे मारोगे? धनु से। इसका प्रथम शासक था उडियन जरेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम शासक। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था सेन गुट्टवन, जिसे लाल चेर भी कहा जाता था। संगम युग में तरुमल देवता के रूप में विष्णु की पूजा और मुरुगन स्वामी के रूप में कार्तिकेय देवता की पूजा करते थे। एग्जाम में मुरुगन देवता के बारे में पूछा जा चुका है। मुरुगन देवता इनमें से कौन से वंश या कौन सा वंश उसका क्या करते थे? पूजा करते थे। तो संगम युग में, याद रखना। तीनों ही राजवंश इसका क्या करते थे? राज्य क्या करते थे? मुरुगन देवता की पूजा करते, यानी कार्तिकेय देवता के रूप में, और तुरुमल देवता के रूप में विष्णु भगवान की। पुहार व अरिकामेडु चोल साम्राज्य के समय बंदरगाह थे। पुहार हो गया और अरिकामेडु, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या है करके। दक्षिण के राजवंश, कुछ महत्वपूर्ण इसके बाद राजवंश हुए हैं दक्षिण में, भारत में छोटे छोटे। काकतीय वंश हुआ करता था एक, इसका शासक गणपति था, जिसकी राजधानी वारंगल थी, और इसी गणपति की एक बेटी हुई रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी ने रुद्रदेव नाम से शासन किया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है रुद्रमा देवी भारतीय इतिहास में किस वंश से बिलोंग करती थी? तो काकतीय वंश से बिलोंग करती और शासन किया था। होयसल वंश भी दक्षिण भारत में, विष्णुवर्धन ने होयसल वंश का स्थापना किया और अपनी राजधानी द्वार समुद्र बनाई। देवगिरी का यादव वंश और इसका संस्थापक भिल्लम पंच, यानी देवगिरी में कौन? यादव वंश। उड़ीसा में गंग वंश का शासन था, जिसका महान शासक था अनंत वर्मन, और इसी अनंत वर्मन ने उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर बनाया था। तो पूछ सकता है। अब दक्षिण भारत के कुछ और इम्पोर्टेंट वंश के बारे में पढ़ते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। राजधानी की बात करें तो कांचीपुरम इसकी राजधानी थी, और इन्हीं के दरबार में कवि भारवी रहता था। तो एक तो आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन? सिंह विष्णु। याद रखिएगा, सिंह विष्णु ने अवनी सिंह उपाधि धारण की और मामल्लपुरम में आदि राह गुफा मंदिर का निर्माण किया था। अब दूसरे जो पल्लव वंश के शासक हुए वो है महेंद्र वर्मन। पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, संस्थापक याद रखिएगा, खाली संस्थापक के तौर पे।
महेंद्र वर्मन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मति विलास प्रहसन की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मति विलास प्रहसन की रचना की थी पल्लव वंश के महान शासक महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन के बाद जो राजा हुए वो हुए नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन इसलिए इम्पोर्टेंट है जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने। और नरसिंह वर्मन ने बाद में बादिमीकोंड की उपाधि धारण की थी। इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने मंदिर निर्माण की मामल शैली का विकास किया था भारतीय इतिहास में। यानी जो मंदिरों पर्वतों को काटकर बनाए जाते थे, मामल शैली। इनके द्वारा महाबलीपुरम में एकाशम मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसे आप रथ मंदिर भी कहते हैं। यानी भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत में जो रथ यात्रा होती है, यानी रथ मंदिर, उस रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जबकि रथ मंदिर में सबसे छोटी जो रथ है वो है द्रौपदी रथ। अब आगे बढ़ते हैं और नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ह्वेनसांग कांची की यात्रा पर आया था। यहाँ पे लगा दीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी नरसिंह वर्मन के काल में कौन यात्री कांची यानी दक्षिण भारत की यात्रा पर आया था? तो ह्वेनसांग। और इन्होंने महाबलीपुरम नगर बसाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद परमेश्वर वर्मन कुछ खास नहीं है। नरसिंह वर्मन द्वितीय भी कुछ, सॉरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय इसलिए इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कांची का कैलाश मंदिर, तो आपसे पूछा जा चुका सवाल है कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण इनमें से किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और कांची का जो कैलाश मंदिर है ना, भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली की शुरुआत इसी कांची के कैलाश मंदिर से ही हुई थी। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में महान दंडी नामक विद्वान रहता था, जिसने 10 कुमार चरित नामक रचना लिखा है। अब आया समझ में कि 10 कुमार चरित नामक जो किताब है उसकी रचना किसने की है? दंडी। और ये दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांचीपुर में वैकुंठ पेरुमल मंदिर व मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण भी नंदीवर्मन द्वितीय ने ही किया है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, अब हम राष्ट्रकूट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये राष्ट्रकूट के आगे लगा दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 में की थी, जिसकी राजधानी मान्यखेत थी। आपसे सवाल पूछा जाता है राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने 753 में। राजधानी याद नहीं रखना है। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। कहाँ? उज्जैन में। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। यहाँ पे लगा दीजिए भाई इंपॉर्टेंट। एलोरा का महान कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा वंश था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। बताया था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष में कितने वंशों ने भाग लिया था? 3, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव या धारावर्ष प्रथम शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। पाल वंश की ओर से किसने किया था? धर्मपाल ने। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने नृपतुंग की उपाधि धारण की और कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की स्थापना की। कुछ खास नहीं है। अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिसने जिनसेन थे, यहाँ पे अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे। यानी इसके गुरु कौन थे? जैनाचार्य जिनसेन।
इन्हीं ने अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी पर जल समाधि लेकर अपने प्राण त्यागे थे। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा चुका सवाल है, अमोघ वर्ष ने किस नदी पर जल समाधि ली थी? तो तुंगभद्रा नदी पर। और वहीं जो महान दार्शनिक है जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की और महावीराचार्य ने गणित सार ग्रंथ की रचना की। राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव तृतीय के दरबार में कवि पौन्न रहते थे। पौन्न। तो आपसे पूछा गया सवाल है, कवि पौन्न किसके दरबार में रहते थे? राष्ट्रकूट शासक तृतीय के दरबार में रहते थे। महाराष्ट्र के एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने ही किया है। वही कैलाश मंदिर का भी हो गया। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण भी महाराष्ट्र में ही राष्ट्रकूटों ने किया था। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। इतना ही याद करिएगा, आप चल जाएगा, आपके लिए काम बन जाएगा। अब हम चालुक्य वंश पढ़ेंगे। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हुई, एक तो कल्याणी, वातापी और वेंगी। तो आपसे यही सवाल पूछता है सबसे पहले कि चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं हुई? 3, कल्याणी, वातापी और वेंगी। ध्यान से सुनिए, वातापी के चालुक्य वंश की जो स्थापना की वो जय सिंह ने की। वातापी के चालुक्य शासकों में प्रथम प्रतापी शासक पुलकेशिन प्रथम था। अभी हमने पुलकेशिन प्रथम पे भी चर्चा किया था ऊपर, जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था पुलकेशिन प्रथम ने। ये चालुक्य शासक हुआ था। चालुक्य के सबसे महान शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय हुए और इन्हीं पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख है जिसका उत्खनन रवि कीर्ति ने किया था। तो ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। और इन्हीं पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। जब मैं आप लोगों को वर्धन वंश पर आ रहा था तो वहां पे भी बताया था आप लोगों को मैंने। हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उपाधि। महाकूट स्तंभ लेख से पता चलता है कि हमें पुलकेशिन द्वितीय ने सुवर्ण और अग्रिष्टोम यज्ञ कराया था। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय को अजंता की गुफा में एक फारसी दूत मंडल का स्वागत करते दिखाया गया है। कहाँ? अजंता की गुफा में, मध्य प्रदेश में। वो किसी फारसी दूत का क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। फारस के शासक खुसरो द्वितीय का एक दूत मंडल पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। यानी ये सवाल आपसे क्या पूछ सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में कौन सा दूत मंडल आया था? तो फारस के शासक खुसरो द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित कर बादामी पर अधिकार किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और नरसिंह वर्मन कौन हुआ? पल्लव वंश का शासक हुआ। ठीक है। मंगलेश ने बादामी या वाताबी में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, कुछ खास नहीं है। कल्याणी के चालुक्य की, अब हम दूसरे जो यहाँ पे अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है। चालुक्य वंश का जो अगला जो दूसरी शाखा है वो है कल्याणी। कल्याणी 3 शाखा बताया था ना मैंने। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की जो स्थापना किया था वो तैलभ द्वितीय ने किया था और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कल्याणी ही बनाई थी। कल्याणी के चालुक्य वंश में जो सबसे महान शासक कहलाया वो कहलाया विक्रमादित्य षष्ठ, जिसके दरबार में कश्मीरी कवि विल्हन रहता था, जिसने विक्रमान देव चरित की रचना की थी। तो कल्हनी विल्हन रहता था और इन्होंने विक्रमान देव चरित की रचना की है। ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में विज्ञानेश्वर भी रहता था और इन्हीं विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा।
कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है कि मिताक्षरा के रचनाकार कौन है, विज्ञानेश्वर। अब हम वैगी पढ़ेंगे। चालुक्य, वैगी के चालुक्य वंश की नींव विष्णुवर्धन ने की थी, जिसकी राजधानी आंध्र प्रदेश के पास बताई जाती है वैगी की। वैगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विजयादित्य, और इनकी पत्नी ने हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। विजयादित्य की पत्नी ने। विजयादित्य के समय ही त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके सेनापति नाम पंडरंग था उसका। ठीक है, अब थोड़ा सा और बच जाता है, इसे हम समाप्ति करते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। 9वीं शताब्दी का चोल वंश। चोल वंश का स्थापना 850 में विजयालय ने की थी, जिसने अपनी राजधानी तंजौर में बनाई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय ने पल्लव वंश अवशेषों पर चोल वंश की नींव रखी थी। जहाँ पहले पल्लव वंश हुआ करता था, उनको ध्वस्त करके यहाँ पे चोल वंश का पहला स्वतंत्र शासक आदित्य प्रथम था, और इन्होंने पल्लव राज्य पर अधिकार करके कौंदव टर्म की उपाधि धारण की थी। इसके बाद प्रांतक प्रथम था। प्रांतक प्रथम ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चोल वंश का वह महान शासक बताइए जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, परांतक ने। इसके बाद चोल वंश का जो अगला शासक आता है वो राजराज प्रथम आता है। अब राजराज प्रथम इसलिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इसने अपने क्षेत्र यानी इंडिया से बाहर जाकर के लंका पर आक्रमण किया था, और महेंद्र पंचम को पराजित कर उत्तरी लंका पर अधिकार किया था। किस शासक या कौन सा वह चोल शासक है जिसने लंका पर आक्रमण किया था? राजराज प्रथम, और इन्होंने उत्तरी लंका पर अधिकार किया था। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, और अपनी राजधानी जयनाथ मंडलम में बनाया बाद में। राजराज प्रथम ने संपूर्ण लंका जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए चोल झील का निर्माण कराया। तो राजेंद्र प्रथम इसके बाद अगला शासक बनता है। इन्होंने चोल झील का निर्माण किया था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की उपाधि और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। ये कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब हम चोल प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। पेरुनंद्रम उच्च अधिकारियों का समूह होता था चोल काल में, और उटकुट्टनम एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, उटकुट्टनम। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था, जिसे मंडल कहा जाता था। प्रांत कोट्टम में बटे थे। जो प्रांत होते थे वो किस में बटे थे? कोट्टम में बटे थे। कोट्टम के अधीन नाडु, जिसे जिला कहा जाता था। ये पूछा गया है, नाडु क्या होता था चोल काल में? जिला। ग्राम समूह को कुर्रम कहा जाता था। जो ग्राम, कई गांव का एक समूह होता था, उसे ग्राम समूह को कुर्रम कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में स्थानीय स्वशासन का जनक चोल साम्राज्य को ही जाता है, जिसमें गांव की सभा उरर कहलाती थी। इरेकुंडम एक प्रकार का भूमिकर था। 1/3 और 1/6 के बीच में भूमिकर लिया जाता था चोल काल में। चोल वंश एकमात्र राजवंश था जिसके पास विशाल नौसेना थी, और काशु एक प्रकार का सोने का सिक्का हुआ करता था चोल काल में, काशु। तमिल रामायण की रचना कवि कंबन ने की, जिनका नाम रामावतारम दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तमिल रामायण की रचना कवि कंबन ने की, जिसका नाम रामावतारम था। कन्नड़ के 3 रत्न पौन्न, रन्न व पंप थे। कन्नड़ के 3 रत्न कौन कौन से? पौन्न रत्न, पन्न रत्न, रत्न पंप थे। जबकि तमिल के 3 रत्न कंबन, पुंगलेंदी व
ओट्टकुट्टम थे, ओट्टकुंटनम। यहाँ पे कन्नड़ वाले ज़्यादा पूछा जाता है। तीन नद पौन, पन्न और पंप। चोल और पल्लव काल में वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। ध्यान से सुनना, चोल काल में पल्लव, चोल और पल्लव काल में वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 थी। यानी वैष्णव संतों यानी अलवारों की संख्या कितनी थी? 12। इनके गीतों का संकलन तमिल प्रबंधन नामक ग्रंथ में है। अलवार में प्रमुख जो थे वो थे तिरुमंगई व कुलशेखर थे। इनमें, इन 12 में तिरुमंगई और कुलशेखर। वहीं चोल व पल्लव काल में शैव संतों को, जो शैव को मानते थे, उन्हें नैनार कहा जाता था। कैसे याद रखेंगे? शैव, शिव, नयन, जिनकी संख्या 63 थी, जिनके गीतों का संकलन तिरुमेडे नामक ग्रंथ में है, जिनमें अपपार व संबंदर प्रमुख थे। तो यहाँ पे होता है आप लोगों का द हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया हैज़ एंड, यानी प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त होता है मित्रों। अब हम कल से प्राचीन नहीं, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को देखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, तो टॉप 100 क्वेश्चन इस तरीके से मैं लेकर के आऊँगा वो सीरीज़। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नई सीरीज के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों ने इतने प्यार से हमारे लेक्चर को सुना, धन्यवाद।